बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सऊर इकबाल और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड वज़ीर आज़म। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाह नवाज़ भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पैदाइश सिंध में हुई और इसके अलावा इन्होंने मुंबई से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया चले गए। नहीं जी, ये तो इनकी इनिशियल चीज़ें थी। इसके अलावा हम मेन इनके पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर बात करेंगे और जो भी इनका दौरानिया था सियासत के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फरामोश नहीं किया जा सकता। सिकंदर मिर्ज़ा की कैबिनेट में जब सिकंदर मिर्ज़ा ने सदर का ओहदा संभाला, उन्होंने अपनी कैबिनेट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बतौर फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट किया और इसके अलावा वो फाइनेंस मिनिस्टर के भी ओहदे पर फाइज रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ पहला लगा 1958 में और सिकंदर मिर्ज़ा ने अयूब ख़ान को अपना मार्शल लॉ लगाने की इजाज़त दी, तो जब सदर अयूब ख़ान बने ख़ुद, तो इन्होंने रिटेन किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बतौर फॉरेन मिनिस्टर अपनी कैबिनेट में दोबारा से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उम्र तब लगभग 30 साल थी और ये बहुत ही पैशनेट एक पॉलिटिशियन के तौर पे सामने उभरे। इससे पहले तक नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैबिनेट के अंदर एक उस तरह से मशहूर व मारूफ नहीं थे और इनकी पब्लिक पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब 1965 की वॉर स्टार्ट हुई, 1965 की वॉर में कुछ अदम एतमादी की वजह से और कुछ इल्ज़ामात की वजह से और कुछ गलत फैसलों की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपने ओहदे से हटा दिया गया। जनरल अयूब ख़ान ने इनको अपने ओहदे से हटा दिया। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी एक सियासी पार्टी बनाई 1967 में। पीपल्स पार्टी के नाम से इन्होंने एक पार्टी की बुनियाद रखी और ये पार्टी बहुत ही मकबूल हुई। अब भुट्टो की मकबूलियत की वजह क्या थी? 1965 की वॉर के बाद ये इनको एक एंटी इंडिया, एंटी अमेरिका या प्रो चाइनीज़ इनको एक लीडर के तौर पे लोगों ने देखा। ये प्रो चाइनीज़ थे, ये चाइना के साथ अपने टाइज को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, जबकि जनरल अयूब ख़ान जब वो सदर थे तो वो कैपिटलिस्ट थे, वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे, यानी कि वो यूएसए के साथ अपने टाइज को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते थे। लेकिन एंटी इंडिया होने की वजह से और ज़बरदस्त किस्म के और पुरजोश बयानात की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत मकबूलियत हासिल की अवाम के अंदर। इसके बाद जब इनकी पार्टी बनी तो जाहिर था कि ये अब एक बहुत ही बड़े लीडर के तौर पर सामने आ गए और इन्होंने अपोजिशन स्टार्ट कर दी जनरल अयूब ख़ान के दौर की। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स हुए पाकिस्तान के अंदर। 66 में कुछ सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। उसके बाद 69 में जब रिज़ाइन किया जनरल अयूब ख़ान ने और इन्होंने अलाउ किया दोबारा से जनरल याहिया ख़ान को कि वो आएँ और मार्शल लॉ इम्पोज करें दोबारा से और एक नए आइन की तश्कील का अमल शुरू किया जाए। एक नए आइन की तश्कील का अमल शुरू हुआ और तब पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात नुमाया थी और जबकि ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की जो जमात थी वो बहुत ही नुमाया थी। इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान तब चाहते थे अलहदगी और जो वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म पैदा हो चुका था। उसके बाद कुछ इस तरह के ख़तरात लाहक थे कि अब ये हमसे अलग हो जाएंगे। इंडिया ने भी अपनी कंस्पायरेसीज़ के थ्रू और अपनी मिलिट्री इंटरफेरेंस के थ्रू बहुत सारी जगह पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान तब हर सूरत में इस इत्तेहाद को तोड़ना नहीं चाहता था और पाकिस्तान ने बहुत सारे इस तरह के इक़दाम किए। बतौर जो हमारे जनरल थे, सदर थे याहिया ख़ान, इन्होंने इस तरह के बहुत सारे इक़दाम किए कि इस जो अलहदगी है इसको प्रिवेंट किया जाए, इसको रोका जाए किसी तरीके से। तो नाज़रीन, इसके बाद कुछ बहुत सारे और मामलात हुए। इलेक्शन हुए 1970 में। 1970 के इलेक्शंस के बाद 162 टोटल सीट्स थी ईस्ट पाकिस्तान में, जिसमें से अवामी लीग जो कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, जो कि सेपरेटिस्ट थे, जो कि अलहदगी चाहते थे, इन्होंने 160
नशिस्तें हासिल कर ली। और इधर वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो नुमाया एक इलेक्टेड जमात के तौर पे सामने आए। उनकी जमात जो थी वो नुमाया इलेक्टेड पार्टी थी वेस्ट पाकिस्तान में। अब कुछ इस तरह से कुछ इवेंट्स फॉलो किए गए कि पाकिस्तान की और इंडिया की जंग शुरू हो गई 71 की वॉर, और पाकिस्तान के जो 90,000 अप्रोक्सीमेटली जो फौजी हैं उनको सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तानी स्ट्रेटजिकली तब इतना मजबूत नहीं था कि वो एक तरफ से बांग्लादेश के अंदर जो सिविल वॉर है उसको प्रिवेंट करे और साथ अपने नेबरिंग जो उनकी कंट्री थी इंडिया वहाँ से भी हमलों को रोक सके, तो पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद जनरल याहिया को अपनी सीट छोड़नी पड़ी और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो सदर बने। 71 से लेके 73 तक ये इन्होंने सदर पाकिस्तान के तौर पे इन्होंने फ़राइज़ अपने सर अंजाम दिए, और उसके बाद 73 में एक नया आइन बनाया गया जो कि पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। उसके अलावा जब ये बन गए, जब ये और इलेक्शन में ये जीत गए 73 में जीते, और उसके बाद ये दोबारा से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। ये पहला जनरल इलेक्शन था पाकिस्तान की तारीख में 73 का, और ये जो है वो पहला हमारा वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर बहुत सारे इस तरह के इल्ज़ामात थे कि ये इन्होंने अपनी एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई हुई है जिसके अंदर ये पार्टी विक्टिमाइजेशन करते हैं। जो इनकी अपोजिशन है, जो इनके अपोजिशन लीडर्स होते हैं या जो लोग होते हैं जिनको ये समझते हैं कि ये हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाते थे। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। इसी इल्ज़ाम के पेश नज़र इनको इस तरह की जो इनको फांसी के ऑर्डर्स हुए और इनको हैंग कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर, ये भी इन्हीं इवेंट्स की वजह से इनको इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ा। इसके अलावा इनके जो अहम काम थे वो थे इन्होंने जो नेशनलिज्म किया। इन्होंने ये कहते थे कि हमारी जो इकॉनमी है वो सोशलिस्ट होगी, जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक होगी, और हम लोग जो इन्होंने अपने आप को एक अवामी लीडर के तौर पे सामने पेश किया। तो ये सारी बातें साफ थी कि उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में इन्होंने जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज थी पाकिस्तान में उनको कैपिटलाइज किया, उनको हुकूमत की तहवील में लिया, और उसी के दौरान हुकूमत की तहवील में लेने के दौरान उनका दिवालिया हुआ और पाकिस्तान से इन्वेस्टर्स ने बाहर जाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मंदी का सामना करना पड़ा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स थी जो कि सोशलिज़म को या सोशलिस्ट जो मेंटालिटी थी उसको शो करती, क्योंकि हमने पहले बताया कि ये प्रो चाइनीज़ थे और ये प्रो चाइना, ये चाइना की जो तर्ज़ हुकूमत है उसको फॉलो करते थे। ये यहाँ तक चाहते थे कि पाकिस्तान में भी एक ही पार्टी हो जो हुक्मरानी करे, और किसी न किसी हद तक इनके दौर को या इनकी सोच को डिक्टेटरशिप वाली सोच भी कहा जाता है। इसके अलावा इनकी रिफॉर्म्स की वजह से कुछ इस तरह के बिटर कॉन्सिक्वेंसेस का हमें सामना करना पड़ा कि आज भी हम लोग पाकिस्तान को वो चीज़ें रिकवर करने में, जो कि इंडस्ट्री हमारी हाइप पे थी और उसके बाद नीचे आई, उसको रिकवर करने में हमें दिहाइयाँ लग गई। इसके अलावा इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की। लैंड रिफॉर्म्स थी इनकी जिसमें इन्होंने 150 एकड़ ज़रई और 300 एकड़ गैर ज़रई जो ज़मीनें थी उनको उनकी हद की। ये चाहते थे कि जो फ्यूडलिज़म है, जो जागीरदाराना निज़ाम है, उनको कम से कम रखा जाए और इसको ख़त्म किया जाए। यही वजह थी कि इन्होंने पाबंदी लगाई कि ये हदूद से ज़्यादा या ये इतनी ज़मीन से ज़्यादा कोई बंदा ज़मीन अपने पास नहीं रख सकता। अगर किसी के पास उससे ज़्यादा ज़मीन होगी तो वो हुकूमत की तहवील में जाएगा। तो ये लेकिन एक बहुत अच्छी रिफॉर्म्स थी, ये उनकी आज भी याद रखी जाती हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई। ये आम अवामी लीडर थे और ये आम अवाम को ये जो गैप है, ये जो जिस तरह से लोग कहते हैं कि गुर्बत का और अमीर से अमीरतर होता जा रहा है और गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, इस चीज़ को ये प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने जो सोशलिज़म का फ़लसफ़ा है उसको परस्यू करने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती से ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में बिल्कुल भी मुफीद साबित ना हो सका और इसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा
1977 में जब दोबारा मार्शल लॉ लगा और धांधली के इल्ज़ाम थे पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस के बाद, इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान, जो कि इनके अपोजिट कोई पार्टी के लीडर थे, पॉलिटिशियन थे, उनके कत्ल का इल्ज़ाम इन पर लगाया गया और इनके ऊपर वो इल्ज़ाम साबित भी हुआ और लाहौर हाई कोर्ट ने इनके फांसी के ऑर्डर्स जो हैं वो जारी किए। जनरल ज़िया उस वक्त पावर में थे, वो चाहते थे उसको प्रिवेंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म की जो मुदाखलत है जुडिशरी के अंदर वो करने से गुरेज किया और उन्होंने एज इट इज़ उन अहकामात पे अमल दरामद करवाया जो कि लाहौर हाई कोर्ट या जो पाकिस्तान की जुडिशरी के जो फैसले थे। तो इस तरह से इनका दौर 1977 में एंड हुआ और इनको आज भी कई जगह पे अच्छे अल्फाज में और कई जगह पे बुरे अल्फाज में इनको याद किया जाता है। लेकिन हमने इनकी ज़िंदगी के जो अहम मामलात थे, जो अहम इनके जो इक़दाम थे, उनके बारे में आपको आगाह किया। इनकी शोहरत की वजह भी हमने आपको बताई और इनके जो इक़दाम जो मुल्क की तारीख़ में मुफीद साबित नहीं हुए, हमने उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा हमारी इस वीडियो के हवाले से और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अल्लाह आपकी हिफाजत करे। खुदा हाफ़िज़।